नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी न्यूज़ तक पर हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं। उनका नाम शांभवी चौधरी है। शांभवी चौधरी पहले भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, न्यूज़ तक पर आ चुकी हैं, लेकिन इस बार जो आई हैं, तब विनर नहीं थीं, लेकिन इस बार विनर हैं और ना सिर्फ विनर हैं, बल्कि 2 लाख वोटों के अंतर से करीब-करीब 2 लाख मोटा-मोटी देखें तो 2 लाख वोटों के अंतर से जीत कर आई हैं। सेकंड ऐसा रनर मार्जिन से इतना जीतने वाले दूसरे नंबर की उम्मीदवार रहीं। लेकिन अब समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद बन चुकी हैं, सबसे कम उम्र की सांसद बनी हैं, तो हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो हम शांभवी चौधरी से विस्तार से समझते हैं कि आखिर सबसे पहले तो ये कि न्यूज़ तक पर जुड़ने के लिए और आपको जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई शांभवी आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया आपका भी और न्यूज़ तक का भी और न्यूज़ तक की पूरी टीम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में कैसा रहा? पहले ये बताइए कि आप पहली बार आप चुनाव में मैदान में उतरी, सबसे कम उम्र से के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी चर्चा रहा आपका फेस का। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमेशा कहते हैं एक बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है क्षेत्र में रहना, वहाँ पे लोगों की मदद करना, वहाँ पे लोगों से जुड़ना और अभी हम यही बोलेंगे कि अ, चुनाव लड़ने का अनुभव एक अलग ही होता है। जिस तरह से लोग आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों के सुख-दुःख को सुनते हैं, तो उससे एक आपको क्लैरिटी भी आती है कि आगे क्षेत्र में क्या काम करना है। जितना ज़्यादा आप चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से मिलेगा, उतना फ्रूटफुल आपका आगे का टर्म होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो अगर आप अच्छे से अपना चुनाव प्रचार किए, अच्छे से आप लोगों के बीच में गए, अच्छे से आपने एक कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया है, एक अच्छा सूझबूझ से आप लोगों से मिले हैं, सूझबूझ से लोग ने आप पे अगर भरोसा जताया है, तो ये सारी चीज़ों को आप कलेक्ट करके रखिए और जीत के बाद जो आने वाला जो टर्म होता है, उसमें जो कैंडिडेट होते हैं, जो विनिंग कैंडिडेट होते हैं, उनके पास बेटर क्लैरिटी होती है। जैसे चुनाव प्रचार के दौरान हम प्रयास किए कि अधिक से अधिक पंचायत तक हम जा सकें, जबकि पंचायत टू पंचायत चुनाव प्रचार करना लोकसभा में बहुत ही मुश्किल है। 6 विधानसभा होते हैं और कब कुछ-कुछ लोगों को तो उतना समय भी नहीं मिल पाता है, लेकिन हुँ। हमें 45 दिन लगभग मिला और अपने हिसाब से हम मानते हैं कि हम अपना अपना पूरा हम प्रयास लगाए, पूरा बेस्ट दिए। लगभग 16-17 घंटे हम फील्ड में रहते थे। मतलब हमको अच्छे से याद है कि हम एक-एक आदमी से मिलने के लिए बहुत दूर-दूर तक जाते थे। तो मेरे लिए हर एक इंसान, हर एक कार्यकर्ता, जनता में एक-एक हम पूरा प्रयास किए कि एक-एक इंसान से हम मिल सकें, जो हमसे मिलना चाहते हैं हम उनसे मिल सकें, किसी का हम दिल नहीं दुखाएँ और जो मेरा व्यवहार रहा है चुनाव प्रचार के दौरान, वही व्यवहार मेरा आगे भी रहे क्षेत्र में, हम ये बरकरार रख सकें। इसके लिए हम भगवान से मनाते हैं कि इतनी शक्ति वो हमें दे। नहीं, शक्ति तो मिली तभी तो आपने बहुत ही कम समय में आप क्षेत्र भी गईं, वहाँ से जीती भी और काफ़ी अंतर भी रहा। आपके जो दूसरे उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, उनको करीब 3 लाख वोट मिला, करीब-करीब अराउंड और आपको 5 लाख के करीब, तो 2 लाख काफ़ी ज़्यादा अंतर से वोट जीती हैं। और सबसे पहले ये बताइए कि जब आपको पहली बार जब आप फील्ड में उतरी हैं, तो आपको 2 चीज़ों को सुनने को मिला होगा कि आप मंत्री की बेटी हैं और दोनों जगह देखिए सबसे ज़्यादा चर्चा मीडिया में इसी बात को रही है कि दोनों मंत्री जेडीयू के हैं, दोनों के पिताजी और उन्हीं के बेटा-बेटी जो हैं दोनों जो मैदान में उतरे वो एक एलजेपीआर से चिराग पासवान की पार्टी और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो कांग्रेस से। तो ये सब कुछ असर अ, सच बताएं तो हमने पहले भी अगर आप मेरा इंटरव्यूज़ देखेंगे तो उसमें हमने हमेशा बताया है, हमेशा बोला है कि जो फील्ड में रहते हैं उनको एक्चुअल जो सिचुएशन है उसका पता रहता है और हम हमेशा ये कहते थे कि ना जेडीयू में कहीं टूट था और ना लोक जनशक्ति पार्टी में कहीं टूट था। बहुत तरह की अफवाहें उड़ाई गई कि जेडीयू के लोग लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं वोट करे, लोक जनशक्ति पार्टी के लोग दो गुट में हैं। पर जब हम फील्ड में उतरते थे हम जानते हैं कि वो चाहे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हों, वो चाहे हमारे लोजपा के कार्यकर्ता हों, वो चाहे जदयू के कार्यकर्ता हों, वो बिल्कुल मिलजुल के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे और कहीं भी कोई टूट नहीं थी। हमने उस टाइम भी कहा था और हम अभी भी कह रहे हैं कि हमेशा से सब कुछ ठीक था, ऐसा नहीं था कि रातों रात कुछ हो गया। शुरू से आप हमारा सारा वीडियोस देख सकते हैं, हमारे सारे पिक्चर्स देख सकते हैं। लगातार हर तमाम दल के नेता जितने भी हैं सब हमारे साथ मूव करते थे, सभी कार्यकर्ता मूव करते थे और जनता दल यूनाइटेड बहुत क्लियरली एक फर्म स्टैंड लिए हुए थे
कि हमारे नेता जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और जो जनता दल यूनाइटेड में जितने भी बड़े लीडर्स थे, जितने भी दिग्गज नेताएं थे, वो सब उनके सिद्धांतों पे और उनके आदर्शों पे चलते थे। किसी भी के भी कहने पे, कोई भी आ जाए उनके कहने पे वो टूटने वाले नहीं थे। और ये चीज़ अब प्रमाण से पता ही चल रहा है। बिहार में सेकेंड लार्जेस्ट मार्जिन रहा है। अगर कहीं भी कुछ भी टूट होता तो बिहार का सेकेंड लार्जेस्ट मार्जिन तो नहीं ही मिलता। तो ये तो बहुत मार्जिन से है, तो ये जनता आपको चाह रही है, लेकिन जनता की चाहत पूरी कैसे होगी ये बताइए। देखिए, हम मानते हैं कि मेरे पास समस्तीपुर की जो जनता है, उन्होंने हमें जो प्यार और आशीर्वाद दिया, हम पहले, बहुत पहले, हम पोलिंग के भी पहले हम ये बोले थे कि अगर हम किसी और क्षेत्र से लड़ते तो शायद हमको ये मिथिलांचल की बेटी वाला सम्मान नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम वहाँ पे गए, पहले दिन हम इतना डरे हुए थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम आगे चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि एक तो डर तो लगता ही है, कुछ भी आप नया शुरू करें तो थोड़ा तो डर लगता है। ऊपर से हमको लग रहा था लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। पर डे वन से जो हमारा रोड शो हुआ था, वहाँ से लेके हमारा जो आखिरी रोड शो था वहाँ तक, इतना लोग सपोर्ट किए, इतना लोग प्यार दिए, इतना लोग आशीर्वाद दिए, सम्मान दिए, समर्थन दिए, कि हमको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि नहीं, ये चुनाव गड़बड़ हो रहा है। हम हमेशा कहते थे कि हम बहुत श्योर हैं हम जीतेंगे, क्योंकि वो प्यार हमें महसूस होता था। और जो आज का पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें जो ये लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हम इतना वोट दिला देंगे, इतना वोट हम करा देंगे, तो ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है। आज के ज़माने में वोट किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप एज अ प्रत्याशी, एक प्रत्याशी के तौर पे अपनी जनता से एक वन ऑन वन कनेक्शन, एक कहते ना कि मेरा ये पूरा प्रयास था कि हम एक दिल का रिश्ता एक एक जनता से वहाँ पे, एक एक लोग से वहाँ पे बनाने का कोशिश करें। क्योंकि देखिए, एक प्रत्याशी के तौर पे आप वोट मांगने जाते हैं, वो ठीक है, पर एक बेटी के तौर पे अगर आप आशीर्वाद मांगने जाते हैं तो वो आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। और हम यही चाहते थे कि लोग हमको सिर्फ एक सांसद के तौर पे या एक प्रत्याशी के तौर पे नहीं देखें, लोग हमें अपनी बेटी के, अपनी बहन के रूप में देखें, और उसी तरह से वो हमको एक्सेप्ट करें। और हम ये मानते कि ये मेरा सौभाग्य है कि हमको उस धरती का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है जिस धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं। उस धरती को हमको आगे ले जाने का, उस धरती को हमको सींचने का मौका मिल रहा है जहाँ से बिहार की राजनीति आगे बढ़ी है। और वापस हम चाहते हैं कि उस धरती को हम उसका गौरव लौटा पाएँ। एक बेटी के तौर पे, एक मिथिलांचल की बेटी के तौर पे, समस्तीपुर की बेटी के नाते, बिहार की बेटी के नाते, हम ये चाहते हैं कि बिहार की राजनीति का जो गौरव है वो बिहार को वापस मिल पाए। और जिस तरह से, जितने भारी मतों से, सबसे पहले तो हमें उन्होंने समस्तीपुर की पहली महिला सांसद बनाया। बिहार में सेकंड लार्जेस्ट जो मार्जिन है, उतने वोटों से उन्होंने हमें जिताया। देश की सबसे युवा सांसद हमें बनाया। तो ये मेरा कहते हैं ना, कर्तव्य ही नहीं, मेरा एक बेटी के तौर पे कह सकते धर्म है कि हम उस धरती की सेवा करें। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जितना भी हमने वादा किया है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उन वादों पे हम खड़ा उतरें, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, उस पे हम खड़ा उतरें। और बस यही बोलेंगे कि जो प्यार और आशीर्वाद अभी तक लोग बना के रखें, वो आगे भी बना के रखें, क्योंकि हम लोग का सफ़र लंबा है। और जब लंबी जर्नी कंप्लीट करनी होती है तो प्यार और आशीर्वाद तो हमेशा मिलते रहना चाहिए। लेकिन ये वादों वाला बात से मुझे आता है कि वादों का क्या है, वो तो टूट जाता है एक दिन। ये नेताओं पर ज़्यादातर सुटेबल होता है। अभी चलिए, आप पहली बार लड़ी हैं, लेकिन आपके पिताजी भी पॉलिटिक्स में रहे हैं, और साथ में जेडीयू को भी पिताजी भी देखे, और कांग्रेस को भी उन्होंने देखा, दोनों का। तो दोनों में ऐसा नहीं लगता आपको कि ये वादों का कोई मतलब नहीं होता राजनीति में? ऐसा कुछ नहीं लगा? देखिए, मतलब ऑनेस्टली बताइएगा ये ऑनेस्टली बता चीज़ें। रहे हैं, ऑनेस्टली बता रहे हैं कि हम बाकी लोगों के बारे में कुछ हम नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने बारे में कह सकते हैं। हम ने जो वादा किया था, वो चाहे कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, वो शिक्षा से रिलेटेड हो, किसानों से रिलेटेड हो, मजदूर भाई बंधुओं से रिलेटेड हो, हमने जब हम समस्तीपुर से वापस आए हैं तब से लेके हम आज तक लगातार समस्तीपुर के बारे में बात करें। ऐसा कभी नहीं है कि हमने अपने क्षेत्र का नाम नहीं लिया। हम हमेशा चाहते, जहाँ भी जाते, कि हम अपने क्षेत्र को प्रमोट कर सकें, हम उसको आगे बढ़ा सकें। और एक वहाँ पे बहुत कह सकते कि बहुत ही एक
हॉट टॉपिक है भोला टॉकीज़ फ्लाईओवर। बहुत कई वर्षों से वहाँ पे लोगों को वादा किया गया है कि भोला टॉकीज़ फ्लाईओवर बनेगा, पर वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो चाहे मुक्तापुर फ्लाईओवर हो। तो मेरे पिताजी ने एक स्टेटस भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जैसे समस्तीपुर से वापस आए, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री जी से मिले, हम लोग उसके बारे में इतना सुने और हम लोग बहुत गंभीर थे कि नहीं, इस समस्तीपुर के ये वाले इशू को आगे लेके चलना है। मेरे पिताजी ने मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्होंने वादा किया है कि 15 अगस्त के पहले तक या उस मतलब 15 अगस्त के आसपास वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। भोला टॉकीज़ फ्लाईओवर का हो वो काम, वो मुक्तापुर फ्लाईओवर का हो या बाईपास का हो। तो हम मानते हैं कि हमने कभी आराम नहीं किया। चुनाव प्रचार के बाद भी हम समस्तीपुर के बारे में सोच रहे थे और हम आज भी समस्तीपुर के बारे में सोच रहे हैं। पर एक नेचुरल है कि मेरा ये कह सकते हैं फर्स्ट इलेक्शन है, तो मेरे को यही बस हम बोलेंगे कि हमको कुछ महीनों का टाइम दीजिए, हम सब वादों पे खड़ा उतरेंगे और हम ये दिखाएंगे कि हमने झूठे वादे नहीं किए हैं। और वो चाहे हमारा पार्टी ही हो, नीतीश कुमार जी हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चिराग पासवान जी। हम मानते हैं कि ये तीनों जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो तीनों ने अपने हर वादों को पूरा किया है। आज आप देख सकते हैं कि वो तीनों लोगों के दिल में बसते हैं। तो ये झूठे वादे तो हमको नहीं लगता है कि हमने कोई भी झूठे वादे किए हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम हर एक वादा पूरा कर सकें। अच्छा, नीतीश जी का जिक्र किए, इन दिनों काफ़ी चर्चित हुए। जब से चुनाव हुआ और परिणाम आए, तब से किंग मेकर के रूप में नीतीश कुमार घूम रहे हैं। और दो ही पार्टी है, जैसे 200 आपको 92 292 एनडीए को मिला, और नीतीश कुमार के खाते में 12 सीटें गई। और उधर देखें तो टीडीपी के खाते में 16 सीटें गई हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो तीन ही पार्टी है जो एनडीए की सरकार बनाएगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं पलट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में अक्सर रहता है। तो आप चलिए पहली बार ही मतलब आप जीती हैं और सांसद अब बनी हैं, लेकिन आपका क्या लगता है, अनुभव और आपका बैकग्राउंड भी राजनीतिक रहा है, तो इस हिसाब से क्या लगता है कि नीतीश कुमार के पलटी मार सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब हमको लगता है कि बहुत बेसलेस रूमर्स कहते हैं वो है। आज सुबह ही हम सब गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, और उन्होंने बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद दिया चिराग भैया को, उनके सभी सांसदों को। और वो आज जो एनडीए की बैठक थी लीडर्स की, पार्टी लीडर्स की, उस बैठक में भी वो आए हैं। और हम मानते हैं कि डेफिनेटली हमारी जो एनडीए की जीत हुई है बिहार में, उनका एक बहुत क्रूशियल रोल रहा है, उनका और उनके सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का। ऐसा कोई भी सीट नहीं है जहाँ पे बिना जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के बिना हम जीत पाते। तो ऑब्वियसली उनका वो एक हमारे गठबंधन के एक अहम हिस्से हैं, और उनका जो बिहार में इतने वर्षों से काम रहा है, वो काम भी काबिलिय तारीफ़ रहा है। उस काम से भी लोग प्रसन्न हैं, उनके काम पे लोग वोट देते हैं। तो नेचुरली वो हम लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय हैं। पर ये सारी चीज़ें कि वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो पलटी मार रहे हैं, ये सारे बेसलेस रूमर्स हैं। और ये सब में कोई मतलब कुछ भी ग्रिट नहीं है इसमें। हम लोग खुद ही सुबह मिल के आए हैं, उन्होंने पूरा प्यार पूरा आशीर्वाद दिया है, वो तहे दिल से हम सब के लिए खुश हैं। और वो हम सबको पूरा आशीर्वाद दिया, और कई वर्षों से हम उनको जानते, एक पारिवारिक संबंध रहा है उनके साथ। मेरे पिताजी उनसे काफ़ी एक बहुत नज़दीकी का रिश्ता उनका रहा है उनके साथ। और वो उनको भी कल पर्सनली जब हमारी जीत हुई उसके बाद उन्होंने हमें कॉल किया, पर्सनली कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी, मेरे पिताजी से वो बात किए। तो ये बिल्कुल भी इसमें कोई वो नहीं है, डिबेट नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। जिस फ्लाइट से आप आ रही थी उसमें तेजस्वी यादव भी थे, और उनका एक फ़ोटो हो रहा है, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं ऐसे ही वो बैठ के और कुछ बात कर रहे हैं। उसके बाद उनके फ़ोटो वायरल हो गया, और लोग कहने लगे कि, और उससे पहले जो एक फ़ोटो आई थी वो तेजस्वी यादव पीछे थे और फिर वो आगे आ गए। तो उस फ्लाइट में क्या बात हुई थी? आप तो थी उसमें, मतलब क्या हुआ कि वो दोनों साथ में आए, या फिर कुछ ऐसा भनक लगा आपको?
नहीं भैया हम उस फ्लाइट में नहीं थे, हम उसके पहले वाले फ्लाइट से आए हैं। अच्छा। और जहाँ तक रही बात कि फ़्लाइट में क्या हुआ एग्जैक्टली उस पे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, हम तो बोल सकते जो हम देखें जो हम जानते हैं। और एक होता है कि कुछ ज़रूर बात रही होगी इसलिए उन्होंने उनको आगे बुलाया, बट हम मानते हैं कि कोई राजनीतिक ऐसा उथल पुथल का बात नहीं हुआ होगा। एक हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सबको वो बहुत इज़्ज़त से, बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, और हम मानते हैं कि वो एक इंडिविजुअल आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको आगे बुलाए होंगे। बट हमने कोई तस्वीर अभी देखी नहीं है और हम इस तस्वीरों के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। चिराग पासवान की जो पार्टी है उनमें 5 उन्हें सीट मिला था एनडीए की तरफ से। वो पाँचों में विनर हुए, 100% सक्सेसफुल। तो इसके बारे में चिराग जी कुछ बताए कि हमारे विनर स्ट्रेटजी कैसे होता है, कैसे हम विन करते हैं। ये आम पॉलिटिक्स से हट के पूछ रहे हैं कि कैसे स्ट्रेटजी होगा, लोग बनाते होंगे कि हम विन क्षेत्र में कैसे जाएं, कैसे जीते। क्योंकि देखिए उनमें उनके सीट को लेकर भी, जैसे आप जिस क्षेत्र से लड़ी हैं समस्तीपुर, वहाँ से प्रिंस राज पहले थे, उनके चाचा को लेकर भी उनसे अनबन रही, प्रिंस राज नहीं आए और वो क्षेत्र में भी नहीं दिखे। ये बात तो फिक्स थी कि पिछली बार भी जब रहा था उनका 5 साल का टर्म, तब भी नहीं दिखे थे, नहीं दिखे वो। और जहाँ से ये हाजीपुर आए, हाजीपुर में भी अनबन की खबर थी कि उनके चाचा सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन प्रचार उचार में नहीं दिखे। तो इस बारे में कुछ चिराग जी से बातचीत। देखिए, जहाँ तक रही बात 100% स्ट्राइक रेट की, तो हम मानते हैं कि बिहार में हमारा इकलौता पॉलिटिकल पार्टी हमारा पार्टी है जिसकी 100% स्ट्राइक रेट रही है। और लोक जनशक्ति पार्टी की स्ट्राइक रेट 100% सिर्फ इस चुनाव में नहीं, 2019 का आप चुनाव देखें उसमें भी रही, 2014 का आप चुनाव देखें तो उसमें भी रही है। तो हम ये मानते हैं कि ये लोगों का अटूट विश्वास है लोक जनशक्ति पार्टी पर, जो साल दर साल और बढ़ते जाता है। इस बार हम लोग को इतने तरह की बातें सुनने को मिली कि ये इनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जेडीयू इनको नहीं सपोर्ट कर रहे, जैसे हमने पहले बताया। तो जब आप फील्ड में एक्चुअल वोटर्स से जब आप कनेक्ट करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि कोई आपको वोट नहीं दिला सकता। वोटर्स अभी बहुत ज़्यादा सोच समझ के वोट डालते हैं। वोटर्स बहुत कॉन्शियस हैं अपने वोटिंग राइट्स के बारे में, अपना मतदान के अधिकार को लेकर के उनको पूरी समझ है, उनको पूरा ये। अब वो ज़माना नहीं रहा बिहार में कि आप किसी को बोल देंगे कि उसको आप जाके वोट दीजिए और वो उसको जाके वोट दे देंगे। तो ये जब हम लोग फील्ड में रहते हैं तो ये चीज़ हम लोग रियलाइज़ करते हैं, ये चीज़ के बारे में हमें जानकारी रहती है। और हमने बार बार कहा था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव चलता है, या जो लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो ये सारी रूमर्स को फैलाते हैं, ये सारी बेतुकी बातें करते हैं। ये सब में कोई बेस नहीं होता है। तो इसीलिए ये सब पे मेरा कभी ध्यान नहीं गया है। जहाँ तक रही बात हम लोग के 100% स्ट्राइक रेट की, तो हम ये मानते हैं कि इस बार चिराग भैया ने एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया था। उनका नया MY समीकरण आया था महिलाओं को लेकर के और युवाओं को लेके। सच बताएं तो डर तो लग रहा था कि पता नहीं एक्सपेरिमेंट काम करेगा कि नहीं करेगा, पर वो पूरा काम किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के पास एक नया सिंबल था। जैसे पिछली बार वो बंगले छाप पे वो लड़े थे, अब वो छाप नहीं था, उसको हटा के एक हेलीकॉप्टर छाप था। उसके बाद वहाँ पे एक लोजपा रा लग गया था। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद उनकी सभी सीटें हम लोग जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। यहाँ पे बिहार में बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पे उतना अच्छा मार्जिन नहीं आ पाया, पर लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक सीट 1 लाख के ऊपर के मार्जिन से जीते हैं वो। तो हम ये मानते हैं कि ये लोक जनशक्ति पार्टी की तो बहुत बड़ी जीत है, पर ये जीत चिराग भैया की पर्सनली भी है, क्योंकि वो उन्हें एक लीडर की तरह बिहार में इस्टेब्लिश करता है। और जो लोगों को उन पे उनके नेतृत्व पे शक था, जो उनको लग रहा था कि शायद चिराग भैया नहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, तो ये जो पूरा डिबेट है वो पूरा डिबेट ही अब क्लोज हो चुका है, क्योंकि जनता ने अपना लीडर चुन लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी का लीडर कौन रहेगा, और वो चिराग भैया ही रहेंगे। आगे का प्लान कुछ क्षेत्र के लेकर, या फिर LJPR की, क्योंकि विधानसभा भी अगले साल है, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस हुई? अ, अभी हम लोग जस्ट आज दिल्ली आए, चुनाव तो कल ही
कल ही परिणाम आए हैं, कल ही परिणाम आए हैं। और हम लोग आज अभी इतना कुछ हो गया, कल से आज तक में पूरा डेट का कन्फ्यूजन हो गया। कल से हम लोग अभी दिल्ली आए हैं और जब से आए हम लोग पार्टी कार्यालय गए। जितने भी दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता थे उनसे हमने सब मुलाकात की और सभी कार्यकर्ता अभी बहुत खुश हैं। और हम अब जल्दी जल्दी आज ही बात हो रहा था कि एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग भी करेंगे और सब बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स से हम लोग मिलेंगे। और अभी से ही हम लोग 2025 के चुनाव में जो जो कहीं कहीं चूक रह गई है, जो जो वोट्स हमारे डैमेज हुए या जहाँ से हम वोटिंग पूरा नहीं करा पाए हैं या जो लोग हमारे को पूरी तरीके से वोट्स नहीं दिए हैं, उन सारे चीज़ों पे हम अभी से काम करेंगे। जहाँ तक रही मेरे क्षेत्र की बात, तो दिल्ली से जैसे काम ख़त्म होगा, मेरा तो आज भी प्लान था, मेरा पूरा डे प्लान था कि आज का पूरा दिन क्षेत्र में कैसे हमें रहना है। पर दिल्ली से फ़ोन आ गया था तो हमें आना पड़ा। पर हम ये मानते हैं कि दिल्ली से जैसे ही फ्री होंगे हम अपने क्षेत्र जाएंगे और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे वापस एक बार कार्यकर्ताओं से मिल करके एक रोड मैप तो ऑलरेडी दिमाग में है, साइड बाय साइड उसका हम काम कर भी रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं इन्वेस्टमेंट में, इंडस्ट्रीज़ में, उनसे हम मिलने का प्रयास करेंगे। और जब तक हम दिल्ली में हैं यहाँ भी अपना टाइम यूज़ करेंगे कि कैसे हम इस समय को अपने क्षेत्र के लिए ये बेनिफिशियल बना सकते हैं। कैसे मेरे यहाँ के जो दिल्ली का समय है उसको हम नहीं वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों से मिल सके जो हमारे क्षेत्र में आके इन्वेस्ट करें, क्षेत्र के लिए काम करें। और मेरा एक घोषणा पत्र निकला था समस्तीपुर क्षेत्र के लिए जब हम अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस घोषणा पत्र पे काम करना हम लोग सब शुरू कर देंगे। वो चाहे बिहार सरकार में मेरे पिताजी के द्वारा हो या दिल्ली में मेरे द्वारा हो, हम लोग दोनों मिल के लगातार समस्तीपुर के क्षेत्र का, और इनफैक्ट हम बोलेंगे कि मेरे फादर इन लॉ भी अभी पूरी तरीके से समस्तीपुर में इन्वॉल्व हैं और उनके पास भी कुछ कुछ चीज़ है जो वो करना चाहेंगे समस्तीपुर में। तो हम मानते हैं कि कुछ महीनों में सबको डिफरेंस दिखने लगेगा। क्या मतलब मुख्य 5 चीज़ें क्या थी जो घोषणा पत्र में लगता है कि उसमें चलेगा? सबसे पहले तो था हम लोग का कनेक्टिविटी को लेकर के, क्योंकि जब हम गए थे सब लोग कनेक्टिविटी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अभी भी बहुत सारा दूर दूर तक गांव है। कुशेश्वर स्थान हम गए थे। कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार के दौरान एक गांव में गए थे और वहाँ पे एक मेरी उम्र के होंगे या हमसे और छोटे ही होंगे, उन्होंने हमें कहा कि दीदी जब बारिश होता है तो हमें अपना पढ़ाई, मतलब हम कॉलेज नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए। तो तब मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि रोड होना सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए ज़रूरी नहीं है। रोड इसीलिए ज़रूरी है कि लोगों तक सही समय पे शिक्षा और सही समय पे स्वास्थ्य पहुंच पाए। जो लोग मार्केटिंग के लिए मतलब गुमटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग सही समय पे अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तो हॉस्पिटल कैसे पहुंचेंगे। तो इसीलिए हमने हमेशा अपने घोषणा पत्र में कनेक्टिविटी का बात किया था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात किया था। कनेक्टिविटी, रोड्स हो, पुल हो, ये सब तो है, बट फ्लाईओवर्स हो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके बाईपास हों, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। क्योंकि जब सही तरीके से क्षेत्र वेल कनेक्टेड रहेगा तभी जा कर के हम सही समय पे सारा फैसिलिटी लोगों तक पहुंचा पाएंगे, सही समय पे हम लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचा पाएंगे। आप अगर अपने काम की जगह पे पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फ़ायदा क्या हुआ वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का। इसके अलावा हम मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे हमें बहुत ज़्यादा मेरे घोषणा पत्र में फोकस है। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आता है तो इकोनॉमी में जो मनी है वो इन्फ्यूज़ होता है इकोनॉमी में। जब मनी इन्फ्यूज़ होता है इकोनॉमी में तो मनी सर्कुलेशन बढ़ता है, मनी सर्कुलेशन बढ़ता है तो आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है तो सामाजिक विकास होता है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि वहाँ पे एक न्यू इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है। रोसड़ा कनेक्टिविटी को लेकर के भी समस्तीपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर तो है ही, पर वो तीनों जो है वो वेल कनेक्टेड हों रोसड़ा से और कुशेश्वर स्थान से, क्योंकि जो दो एक्सट्रीम एंड्स हैं हमारे संसदीय क्षेत्र के, उनको भी हम कैसे एक मतलब एक अच्छे तरीके से उसको हम कनेक्ट कर सकें ताकि जो हमारे पास सुविधाएं हैं वो सही समय से सही तरीके से डिस्पैच हो सके। इसके लिए हमें काम करना है। शिक्षा के लिए है वो कुशेश्वर स्थान का कॉलेज हो या फिर वो पॉलीटेक्निक कॉलेज हो महिलाओं के लिए, उसके लिए वो सारी चीज़ों पे हमें काम करना है। स्वास्थ्य के लिए हमें काम करना है। हम एक ग्रामीण चिकित्सकों के साथ हमने एक मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने यही बोला था कि ग्रामीण चिकित्सा की हालत उतनी अच्छी नहीं है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। उसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम मानते हैं कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सकों का बात सुनना है, उनको प्रायोरिटी देना है और ग्रामीण चिकित्सा को इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करना है। और इसके अलावा किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा, बहुत
बहुत सारे वहाँ पे किसान हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम अभी मानते हैं कि उनको केवाईसी वेरिफिकेशन से हम जोड़ सकें, ताकि उन तक जो किसानों के लिए हमारी योजनाएं हैं वो पहुंच सके। किसान सम्मान निधि हो, या फिर वो किसान फसल बीमा योजना हो, या वो सिंचाई योजना हो, वो उन तक पहुंच पाए। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि देखिए, एक युवा सांसद होने के नाते हमको लगता है कि कुछ न्यू लेकर के वहाँ पे आना चाहिए। तो एक एग्रो टेक इंडस्ट्री हो समस्तीपुर में, क्योंकि इतने सारे लोग एग्रीकल्चरली वहाँ पे कनेक्टेड हैं, जो खेती करते हैं, किसान हैं। तो अगर एक एग्रो टेक इंडस्ट्री हम वहाँ पे लगा सके, उसको हम एक एग्रो टेक हब की तरह उसको हम अगर तैयार कर सकें। पूसा पूसा भी तो वहीं पे। पूसा यूनिवर्सिटी भी वहीं पे है, और पूसा यूनिवर्सिटी को भी इससे बहुत मतलब लाभ होगा, और पूसा यूनिवर्सिटी का लाभ बहुत होगा एग्रोटेक इंडस्ट्री को। इसीलिए इस चीज़ के बारे में हम बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, और हम अभी प्रयास करेंगे कि हम इसको कैसे आगे लेकर के चल सकते हैं। और जितने भी वहाँ हमारे मजदूर भाई बंधु हैं, उनको हम मनरेगा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नौकरी मिल सके, और हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नौकरी की सुविधाएं अपने क्षेत्र में कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारा मिल्स है जो बंद पड़ा हुआ है, वो सारे मिल्स को हम कैसे शुरू करा सकते हैं। उसमें क्या, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो हम उसके बारे में नहीं बात करते थे, क्योंकि मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं इसके बारे में हम श्योर नहीं थे। लेकिन अब जब हम जीत गए हैं तो मेरे पास कह सकते हैं कि पूरा राइट होगा सही इन्फॉर्मेशन, जो सही जानकारी है उसको प्राप्त करने का। सही जानकारी प्राप्त करके हम सारे मिल्स को वापस कैसे शुरू करा सकते हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट तुरंत आ सके। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मिल्स हैं वो अगर रीस्टार्ट हो सके तो तुरंत एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। तो इसीलिए वो भी मेरा एक प्रायोरिटी है, उसको भी हम बहुत सीरियसली देख रहे हैं। तो एक रोड मैप तो मेरे पास है, अब इसको नेविगेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे 2-3 फैक्ट्री है, जैसे चीनी मिल गए होंगे तो चीनी मिल भी है, जूट मिल है जो बार-बार बंद होता है। कभी मैनेजर जो है वही बोनस लेके भाग जाते हैं, डीए लेके भाग जाते हैं। कभी मैनेजर समस्तीपुर से पोस्टिंग उठाते हैं और पश्चिम बंगाल में जाके अपना फैक्ट्री खोल लेते हैं। ये सारी शिकायतें वहाँ से आती रहती हैं। उसके बाद पता चलता है कि सांसद जी हमारे उपस्थित नहीं हैं, और हम शिकायत करें तो किसको करें? अगर शिकायत भी होती है तो फिर कोई सुनता नहीं है। जो वहाँ से जो शिकायत आती है, आपको क्षेत्र बाय क्षेत्र वो बता रहा हूँ। कल्याणपुर क्षेत्र कुशेश्वर स्थान की जो बात की, रोड मैप तो ख़राब है ही, वो दरभंगा में पड़ता है, और दरभंगा से वो विधानसभा को काट के एरिया को वो मिलाया गया समस्तीपुर में। तो इन सब चीज़ों से जो निपटने के लिए आपने पूरे स्ट्रेटजी तो बना ली। युवाओं के लिए रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि वहाँ पर स्नैचिंग के भी मामले ज़्यादा हैं। गांव घर में ये सबसे ज़्यादा है। चोरी में अगर स्तरीय से देखें तो बाइक चोरी, ये या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि वहाँ की लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती हैं। और सिर्फ इस वजह से, आप बिहार से हैं, आप हम उस क्षेत्र की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता सिर्फ इसलिए नहीं भेजते हैं स्कूल कि एक तो कॉलेज दूर, स्कूल दूर, और अगर स्कूल कॉलेज है भी तो वहाँ पर टीचर मजबूर। टीचर मजबूर इसलिए कह रहे हैं कि टीचर के पास एजुकेशन है या नहीं है मुझे नहीं पता, अगर फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर पूछेंगे तो। लेकिन पढ़ाई नहीं होती। कोचिंग में जाएंगे, इतने पैसे नहीं हैं। घर में माँ बाप कहते हैं अब उम्र हो गई, शादी कर दो। इन सब से निपटा जा सकता है क्या? क्योंकि देखिए, आप यूथ हैं और आप ही से हौसला मिलेगा कि यूथ सांसद हमारे यहाँ आई हैं, खास करके महिलाएं। तो कैसे लड़कियों के लिए कैसे मैसेज होगा उस क्षेत्र के, या ऑल ओवर भी देखें तो? क्योंकि आप एक तरह से युवा फेस के तौर पे पूरे बिहार के लिए भी रिप्रेजेंट हैं। आप मीडिया में पूरे देश भर में चर्चित हो रही हैं कि सबसे कम कम उम्र की हैं और मैदान में उतरी, जीत गई। कई बार तो हमने भी इस पर जिक्र किया। तो क्या लगता है वहाँ पे इसके बारे में? देखिए, एम्प्लॉयमेंट का बात, इसके पहले जो आपने प्रश्न पूछा था उसमें हमने जवाब दिया था कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने का मेरे पास क्या रोड मैप है। इसीलिए हमने ये भी कहा था कि जो मिल्स वगैरह बंद है उसको तुरंत प्रायोरिटी बेसिस पे चालू कराने की आवश्यकता है। और इसके लिए जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, दिल्ली से जब वापस जाएंगे बिहार, तो सबसे पहले हम इसी पे काम करेंगे कि जो मिल्स बंद पड़े हैं उसको हम कैसे उसको चालू कर सके, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जहाँ तक रही बात कि हमारा सांसद उपलब्ध नहीं रहता है, तो हमने पूरा प्रयास किया है। अभी भी चुनाव के बाद भी हम
रिज़ल्ट का वेट नहीं किए हैं, हम अपना क्षेत्र घूमे हैं। जहाँ जहाँ हमें बोला गया था आने के लिए, वहाँ वहाँ हम जाने का पूरा प्रयास किए हैं। और अभी देखिए, एक सांसद को दिल्ली में अपना सत्र ख़त्म करना होता है, पर अगर आप किसी क्षेत्र के सांसद हैं, आप सदन तक अपने क्षेत्र की समस्याएं तभी पहुंचा पाएंगे जब आप अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होंगे। उसके लिए आपको क्षेत्र में समय देना ज़रूरी है, ये हम मानते हैं, ये मेरा सोच है इस चीज़ को, और इसी सोच को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरा यही प्लान है कि हम अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें, लोगों की समस्या, जो समाज, वहाँ के समाज की जो समस्याएं हैं उसको हम ठीक से समझें, और उसके लिए हम एक कह सकते हैं सोचा समझा हुआ प्लान निकालें। वहाँ की महिलाओं के लिए ये बात हमने पहले भी कहा कि कॉलेज, आपने कहा, दूर है, कनेक्टिविटी इशू है, सही समय पे शिक्षा नहीं पहुँच पा रहा है, सही समय पे चिकित्सा नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इसके पहले वाले प्रश्न में बोल चुके हैं कि ये सारा मेरा प्रायोरिटी है, ये सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान बिल्कुल है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुनाव प्रचार के समय लोगों ने हमें कही है, वो सब हमको याद है। वो कुशेश्वर स्थान में कॉलेज हो, वो अशोक पेपर मिल हो, वो चीनी मिल हो, वो जूट मिल हो, या वो रोसड़ा को कनेक्ट करने वाला हाईवे हो, ये सारी चीज़ें हमें याद है। कोई हर विधानसभा में जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम हमको याद है, सिचुएशन क्या है हमको याद है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम ये सबको अब इग्नोर करके बैठ जाएं, वो पर्सनालिटी मेरा नहीं है। वैसे हम इंसान ही नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो सौभाग्य समस्तीपुर हमें दिया है, वो सौभाग्य, उस धरती को सींचना अब मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, और उसके लिए हम खूब मेहनत करेंगे, कड़ी परिश्रम करेंगे। और हम बस यही चाहते हैं कि लोग हम पे जो भरोसा अभी तक जताएं वो जता के रखें, और धीरे धीरे करके सब चीज़ से हम लोग एक कह सकते हैं ना कि एकजुट समाज होके, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब समाज हमारे साथ रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। और हम मानते हैं कि समस्तीपुर का क्लियर मैंडेट है कि वो अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। तो जब बेटी वापस अपने क्षेत्र जाएगी और काम करेगी तो वहाँ की जनता भी हमें खूब सपोर्ट करेगी। और हम मानते हैं कि 5 साल भी नहीं, कुछ महीनों में समस्तीपुर में अंतर दिखने लगेगा। अच्छा, 2 चीज़ें, 2 लास्ट में 2-3 सवाल, मुझे एक बात बताइए। पहले तो मुझे राजनीति वाला ये कि इंडिया ब्लॉक को जितनी सीट आई है, उससे इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि हम आज ना कल तो सरकार बना ही लेंगे, क्योंकि हमारी 234 सीटें हैं और वो उसको लेकर हम चल रहे हैं, तो हम बना ही लेंगे। लेकिन बनाएंगे और नहीं बनाएंगे, इस पे आपको क्या रिएक्शन लगता है कि इंडिया ब्लॉक ने अपोजिशन के लिए, क्योंकि आपके पिता कांग्रेस से ही आए हैं और कांग्रेस से भी हैं, जेडीयू में भी हैं, और नीतीश कुमार भी पहले इंडिया ब्लॉक में थे, वो छोड़ के गए। लेकिन इन सब से अगर पिता को भी छोड़ दें, नीतीश कुमार को भी छोड़ दें, अपना पर्सनल आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या होगा, ऐसा होगा क्या उस? पहले हम तो मानते हैं कि पहले कम से कम एक कंसेंसस बना के इंडिया गठबंधन अपने प्रधानमंत्री का ही चेहरा बता दे। सरकार तो तब बनाएंगे ना जब चेहरा निकलेगा। इतने दिन में तो उनको अभी तक चेहरा ही नहीं मिला, वो सरकार क्या बनाएंगे? ये सारी चीज़ों पे तो हम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा ओथ हो और सरकार काम पे लग जाए, ताकि देश आगे बढ़े, प्रदेश मेरा आगे बढ़े, समस्तीपुर आगे बढ़े। ये सारी चीज़ों पे तो हम ध्यान भी नहीं देते। राजनीति में एक युवा के लिए उतरना कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये उन युवाओं के लिए, क्योंकि जिस प्रदेश से हैं, जननायक की धरती पे हर कोई यही चाहता है कि हम लीडर हैं, हम बनेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो चल रहे हैं। तो ओपन, मतलब पर्सनल टाइप पे भी बताइए, आपकी ये क्या लगता है कि ये युवा जो वहाँ पे बैठते हैं, इतना आसान है क्या राजनीति, जितना आसान हमें बाहर से दिखता है? तो युवाओं के लिए राजनीति डेफिनेटली अभी बिहार में बहुत ओपन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड है। जब ये एक चिराग भैया ही हैं जिन्होंने एक युवा महिला पे भरोसा दिखाया, वरना हमको लगता है कि बहुत मुश्किल है किसी भी और पार्टी के लिए ये एक्सेप्ट करना कि एक युवा महिला लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, सदन जा रही हैं। ये जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लोग जल्दी युवाओं को मौका नहीं देना चाहते हैं। राजनीति में अक्सर ये होता है कि अनुभव को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दिया जाता है और विजन को कम प्रायोरिटी दिया जाता है। और इसीलिए हमारे जो युवा हैं जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि अब जो हम बिहार की राजनीति में आए हैं तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम युवाओं को राजनीति में अपने साथ जोड़ सकें, लोक जनशक्ति पार्टी से जोड़ सकें, चिराग भैया से जोड़ सकें। और चिराग भैया एक ऐसे
नेता हैं बिहार के जिन्होंने महिलाओं को मौका दिया और जिन्होंने युवाओं को मौका दिया। एक नया MY समीकरण लेकर के वो आए हैं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन से वो आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमको लगता है कि कुछ और सालों में 2 से 3 सालों में एक युवा प्रदेश को युवा नेता ज़रूर मिलेंगे। युवा प्रदेश को नेता मिले ये तो चलिए ठीक है, लेकिन नए वाले को क्या होगा? वो जो आना चाहते हैं, मतलब मैं ये पर्सनली पूछ रहा हूँ राजनीति और सट के, कि जो लोग इतना एक्साइटेड होते हैं, जो यूथ एक्साइटेड होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ होता है कि नहीं यार मैं यहाँ से स्टेट लेवल पे नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रखंड लेवल पे मैं लड़ रहा हूँ, आज ना कल मैं मतलब मैं सफल हो जाऊँगा। लेकिन वो 3-4 साल से ऐसे ही लगे रहते हैं, उनको कोई पूछता तक नहीं है, फिर भी लगे रहते हैं। तो ये इतना आसान लगता है क्या? मतलब ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप यूथ हैं और उस एज पे हैं जिस एज पे हर कोई बिहार के हर धरती में कहते हैं राजनीति ही है, हर खून में राजनीति नज़र आता है कि वो लड़ना चाहते हैं कि मतलब अपने ओपिनियन रखना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। उनके लिए कुछ खास मैसेज? वही हमने कहा कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अभी भी युवाओं को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलता है और इसीलिए हमने चिराग भैया का जिक्र किया कि लोग बोलते बहुत हैं कि वो युवाओं के साथ है पर युवाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते। तो ये इनसिक्योरिटी अभी भी बिहार के कई नेताओं में है, पर हम मानते हैं कि धीरे धीरे ये कम होगा और आगे चल के हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये कम हो और हाँ, युवाओं को मौका मिले, क्योंकि जो युवा होते हैं उनमें काम करने का जोश भी ज़्यादा होता है, उनमें जज्बा भी ज़्यादा होता है और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो यंग लोग होते हैं राजनीति में उनके पास फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल जो कैपेसिटी है मतलब वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक वो एक्टिव रह सकते हैं। ये मतलब एक फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए थोड़ा अभी हम मानते हैं कि डिफ़िकल्ट थोड़ा रहा सिचुएशन है युवाओं के लिए। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी लिमिटेड है, युवाओं पे जल्दी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, पर धीरे धीरे अब हम मानते हैं कि चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस बार पिछली बार देश में 0.68% यूथ रिप्रेजेंटेशन था पार्लियामेंट में देश में। इस बार वो बढ़ के 1.68 हो गया, मतलब 1% जो नए युवा आए हैं अभी, जो हुआ लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। तो हमें ये लगता है कि अब धीरे धीरे ये अगर सदन में चेंज हो रहा है तो धीरे धीरे ये बिहार में भी बदलेगा, उसका इम्पैक्ट बिहार में ज़रूर दिखेगा। अच्छा, कई सारे परिवर्तन होंगे बिहार में और ये आने वाले टाइम में भी दिखेगा। अभी तो चुनाव खत्म हुआ है, लोकसभा चुनाव को लेकर कई सारी चीज़ों की चर्चा खूब हो रही है कि सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, लेकिन मैंने श्याम बब्बी से बहुत सारी बातें की हैं कि श्याम बब्बी जी बताइए कि ये जो नीतीश कुमार का क्या होगा, चिराग पासवान का क्या होगा। कोशिश करेंगे चिराग पासवान जी से भी बात हो ताकि विस्तार से जो बिहार की राजनीति है उसे समझा जा सके। शाम्भवी से पहले भी मेरी बात हो चुकी थी और आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप सोच रहे होंगे कि आगे का सवाल जो आप सोच रहे हैं सच में कि नहीं पूछा पर्सनल लाइफ को लेकर, उस पर विस्तार से हमने बात किया है। बार बार एक ही चीज़ पर बात करना ठीक नहीं लगता है, इसलिए। और ये भी अभी दिल्ली आई हैं तो थकी हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी बातचीत ना हो सका, लेकिन दोबारा बातचीत होती रहेगी। न्यूज़ तक पे आप जुड़े रहिएगा और इस पर भी विस्तार से बातचीत करते रहेंगे। लास्ट में मुझे एक सवाल जाते जाते याद आया कि ऐसा कौन सी चीज़ आपको जब फील्ड में पहली बार उतरे तो कुछ ऐसा चीज़ फर्स्ट टाइम इंसिडेंट हुआ जो आपको याद हर बार रहेगा कि ऐसा कुछ कोई भी ऐसी घटना हो या कोई भी ऐसा दिलचस्प कहानी हो जो आपको ध्यान में हो कि यार ये चीज़ ना मैं कभी भूल नहीं सकती, ये पहली बार चुनाव में उतरी और फिर ये दिक्कत? एक बहुत बूढ़ी दादी से हम मिले थे चुनाव प्रचार के टाइम पे और वो हमको देख के आंसू से रोने लगी, क्योंकि उनको लगा था कि वो अपने शायद सांसद का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगी। तो वो एक चीज़ मेरे दिमाग में है और वो हमको बोली कि बेटा हम तुम्हारा पोस्टर मतलब उनका बेसिकली यही कहना था कि हम टीवी पे और हम पेपर में और जो आपका पर्चा बट रहा था हम उसमें शक्ल देखे थे, पर हमको कभी नहीं लगा था कि हम आपको सामने से देख सकेंगे। तो ये चीज़ मेरे दिल में रह गया है कि लोगों को इतना ज़्यादा उम्मीद है हमसे, लोगों को इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि एक दिल का रिश्ता मेरा हो बन गया है समस्तीपुर से, और शायद किसी और क्षेत्र से लड़ते तो हमको ये वाला प्यार नहीं मिलता। तो ये जो आशीर्वाद और प्यार हमको अनुभव करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ हमको हमेशा याद रहेगा कि हम अपना
पहला चुनाव लड़े थे और हमको ये महसूस हुआ था। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है। और जो लोगों का एक होता है ना कि इंसिडेंट्स तो बहुत कुछ फ़नी इंसिडेंट्स हुए, कुछ फनी क्या हुआ वहाँ पर? फ़नी मतलब यही होता था कि लोग हमको देख के बोलते थे कि बहुत ही मतलब कि अरे बहुत ही बच्ची है, अरे बहुत ही लड़की है। और मतलब जितनी भी फीमेल्स थी वो तो हमको एकदम कहते हैं ना बच्ची जैसे एकदम ऐसे गाल छूना और ये सब करते थे। तो हमको लगता भी था कि पता नहीं भरोसा कर पाएंगे कि नहीं। पर हम ये मानते कि उन्होंने हमें अपनी बेटी जैसा अपना लिया। बट उस टाइम पे फ़नी मतलब कोई आपको देख के इतना ज़्यादा बच्चा बच्चा करा दे और इतने सारे आपके साथ लोग हैं वहाँ पे, तो ये थोड़ा कुछ फ़नी इंसिडेंट्स होते थे। बट हम मानते हैं कि सब जो भी था वो सबका प्यार ही था। कहीं कहीं डांट भी पड़ता था कि आप लोग बस चुनाव प्रचार में आते हैं, फिर कोई आता नहीं है, वोट तो दे ही देंगे, जीत तो जाएंगे ही, शक्ल कब वापस देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। पर हम मानते कि ये डांट में भी उनका प्यार ही था जो देखने को मिलता था, झलकता था। उसको भी हम बहुत स्पोर्टिंगली लेते थे और हम बोलते थे। कहीं हम गए थे तो कि हमको कुशेश्वर स्थान में बोले थे कि आप हमको पेपर पे लिख के दीजिए कि आप वापस आएंगे। तो हमको याद है कि रात का 10:30 बज रहा था और हम पेपर पे लिख के दिए थे कि हम वापस आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ये फ्रेम करके रखेंगे। हम बोले बिल्कुल भैया, आप फ्रेम करके रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हमने कहा था कुशेश्वर स्थान में, जब उन्होंने कहा कि हमको बारिश में अपना हम कॉलेज नहीं जा पाते हैं दीदी क्योंकि इतना पानी लग जाता है। तो वो भी चीज़ था कि अभी भी लोग 2024 में इस स्थिति में रह रहे हैं। ये बिहार के हर नेता के सोचने वाली चीज़ है कि आज तक, अभी तक वहाँ पे लोग वैसे रह रहे हैं और क्यों रह रहे हैं और उसका कोई सल्यूशन क्यों नहीं निकल पाया। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं और उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। पर हमको खुद पे यकीन है और हमको समस्तीपुर की जनता पे यकीन है कि हम समस्तीपुर बदलेंगे। चलिए, यकीन पे दुनिया कायम है। समस्तीपुर बदलेगा और फिर बिहार बदलेगा, देश बदलेगा, ये सब होते रहेंगे और कहते रहेंगे। होना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप भी कहेंगे कि बार-बार इसका ज़िक्र हो रहा है और जो जैसा इन्होंने भी बताया कि वादे हैं, हम पूरा करते हैं, करेंगे। तो हम वादे हैं, पूरा होंगे, वो भी हम अभी देखेंगे क्योंकि हम भी साथ में रहेंगे और आप भी साथ में रहेंगे। दर्शक हैं, आप भी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ बदल रहा है। अगर आप बिहार से हैं, बिहार तक पे भी देख रहे होंगे, न्यूज़ तक पे भी देख रहे होंगे, तो इन सब पे भी आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं, क्या कुछ बदलने वाला है बिहार में, क्या कुछ हो रहा है। और इससे हम आपसे भी जुड़ सकेंगे और आप हमसे जुड़ सकेंगे, ताकि हम और भी जो लोग मिलें और भी जो नेता मिले उनसे हम पूछ सकें कि ज़मीनी स्तर पे क्या कुछ काम चल रहा है। फिलहाल शाम्भवी के साथ ये बातचीत कैसे लगी, ये ज़रूर बताइएगा। और न्यूज़ तक पे जुड़ने के लिए शाम्भवी को सबसे ज़्यादा, वो अगर बिहार में कहे ना तो वो क्या बाल्टी भर के, जो उसको कहते हैं ना ढकिया भर भर के धन्यवाद कि उन्होंने बिहार से जुड़ा, यहाँ यहाँ आई बहुत और उससे बातचीत की, बताई कि सब कुछ खुल के बातचीत हुई। कोशिश होगी कि दोबारा हम जुड़े। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज़ तक पे देखते रहिए न्यूज़ तक।